हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज के क्लास में चौथा चैप्टर स्टार्ट किया जाना है और ये है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। पिछले क्लास तक हम आपको बता रहे थे तीसरे चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों चैप्टर ऑप्टिक्स का था, यानी जिसमें हमें लाइट के बारे में यानी प्रकाश के बारे में पढ़ना था। बट अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का दो चैप्टर हमें 10 क्लास में पढ़ना है। एक तो विद्युत धारा और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट पहले चैप्टर में मतलब चौथा चैप्टर में हमें पढ़ना विद्युत धारा के बारे में यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इस क्या होता है। लेकिन देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसका एक अच्छा से बेस बनाने के लिए आज का जो क्लास है, इसका जो शुरुआती क्लास है, काफ़ी बेसिक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं आज। और इतना बेसिक कि और आप सीखिए, इसको समझिए, बड़ा मजा आएगा। देखिए, यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी परमाणु जो होता है वह विद्युतता अगर देखा जाए यानी इलेक्ट्रिकल हिसाब से देखा जाए तो विद्युतता जो है उदासीन होता है। कोई भी परमाणु उदासीन होता है, किसी भी तत्वों का परमाणु हो तो क्या वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज याद रखना है कि परमाणु जो होता है, ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं। कोई भी परमाणु है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे ना तो धनावेशित हो जाते हैं, ठीक है, यानी उस पे धन आवेश आ जाता है। और कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। इस चीज को हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको जानना है कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या, परमाणु न्यूट्रल होता है यानी इस पे ना ही प्लस चार्ज रहता है और ना ही माइनस चार्ज रहता है। लेकिन जैसे ही परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पे आ जाएगा धन आवेश यानी प्लस चार्ज, या जैसे ही परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पे आ जाएगा माइनस चार्ज यानी ऋण आवेश। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन का ना त्याग किया है ना ग्रहण किया है, यानी जब तक परमाणु ऐसे ही है तब तक वो न्यूट्रल रहता है यानी उदासीन रहता है। और इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करने के बाद ही उस पर आवेश आता है, अन्यथा न्यूट्रल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को टेक्निकली हम आपको समझाने वाले हैं। और ध्यान से देखिए, एंड तक आपको एक एक बात इसमें का समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे हम आपको बता दें कि कोई भी परमाणु की जब आप बात करते हैं तो किसी भी परमाणु में 3 मौलिक कण होता है। किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, ठीक है। ये 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मौलिक कण होता है प्रोटॉन, ठीक है, और एक मौलिक कण होता है न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है ना इस पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन तो नाम से ही स्पष्ट है कि भाई ये न्यूट्रल होगा, नाम से ही लग रहा है कि ये न्यूट्रल होगा यानी ये उदासीन होता है। किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। चलिए आगे चले, तो जैसे मान लीजिए कि कोई परमाणु है, तो परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, जो इसके सेंटर में होता है, बीच में, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहता है, ठीक है। यानी अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियस में होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो किसी परमाणु की जो बाहरी कक्षाएं होती है, किसी परमाणु के बाहर जो सेल होता है, मतलब बाहर जितना सारा भी कक्षाएं होंगी, जितने सारे भी सेल होंगे, इस बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है। इन बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, घूमता है। तो ये चीज आपको केयर करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पे हम बाहर के कितने कक्षाएं बनाए हैं, 1 कक्षा, 2 और 3, यानी टोटल 3 सेल बनाया गया है बाहर। तो बहुत सारा ऐसा परमाणु है जिसमें 3 सेल होता है, 3 कक्षाएं होती है। बहुत सारा ऐसे परमाणु है जिसमें 2 ही कक्षाएं होती है, किसी में 4-5 भी हो सकता है, ठीक है। तो कक्षाओं की संख्या अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में।
चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसको समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन, ये दो एग्जाम्पल पे आप समझिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और अब देखिए इसमें क्या होगा कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। वैसे क्लोरीन की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या होती है 17 और इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब देखिए किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होता है, किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होता है वह उस तत्व के परमाणु के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर माना जाता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। जैसे मान लीजिए कि यही हम संरचना बनाए, ये वाला संरचना, तो ये जो परमाणु है इस परमाणु के अंदर न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ही इस तत्व का परमाणु संख्या माना जाएगा। मान लीजिए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो परमाणु बनेगा उसके परमाणु के न्यूक्लियस में 11 को प्रोटॉन होगा। यानी सोडियम जो है इसके परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा, 11 को प्रोटॉन होगा। और आपको हम बता दें कि किसी भी परमाणु में जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि परमाणु संख्या किसी भी तत्व का जो होता है उस तत्व के परमाणु के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और फिर कह रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। तो फिर आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही क्यों कहे, क्योंकि ये भी तो दोनों बराबर है आपस में। प्रोटॉन जितना होता है इलेक्ट्रॉन भी तो उतना ही होता है। लेकिन देखिए हम इसलिए प्रोटॉन की चर्चा की है यहाँ पे क्योंकि भाई कभी कभी होता क्या है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। लेकिन प्रोटॉन के साथ बिल्कुल नहीं होता ऐसा। प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसमें इसका त्याग और ग्रहण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम में 11 को प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे होगा प्लस चार्ज। सोडियम में 11 को इलेक्ट्रॉन भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पे तो होता है भाई माइनस चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो पहले से ही न्यूट्रल है, यानी इस पे ना ही प्लस ही ना माइनस। तो देखिए ये तो पहले से ही न्यूट्रल है और ये प्लस 11 और माइनस 11 मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो 0 पे तो ना प्लस ही होता है ना माइनस ही होता है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि परमाणु जो है उदासीन है, ठीक है। ये भी देखिए जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17, प्रोटॉन कितना होगा 17, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन तो ऐसे ही न्यूट्रल होता है तो प्लस 17 माइनस 17 मिलकर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्लोरीन का भी परमाणु चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर था और इलेक्ट्रॉन पे माइनस और चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर होने के कारण ये शून्य हो गया, यानी ये उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये इस पे ना ही प्लस चार्ज बचा और ना ही माइनस चार्ज बचा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युततः उदासीन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम आपको समझाते हैं। जैसे ये सोडियम की परमाणु है, तो सोडियम की परमाणु है जिसके परमाणु संख्या होता है 11, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो आएगा 2,8,1। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे, इलेक्ट्रॉनिक इसका परमाणु संख्या 11 है तो देखिए 2, 8, 10 और 1 11। आप अगर शुरू के क्लासेस में 9 क्लास में अगर आप केमिस्ट्री पढ़े नहीं होंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर 11 के जगह पे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 7, 10 और 10, 1, 11 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। ये क्या होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कि किसी भी कक्षा में किसी भी सेल में परमाणु इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें सोडियम में कई गो सेल है, 1, 2, 3 गो सेल है, तो किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें समा सकते हैं।
तो पहला सेल के लिए n के जगह पर 1 भरिए, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी पहला सेल में तो भाई अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए दूसरे सेल की बात करते हैं। दूसरे सेल के लिए n के जगह पे 2 भरना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। इसका मतलब कि दूसरे सेल में भाई हम 8 ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। तो सोडियम का चूंकि परमाणु संख्या 11 है, तो पहला में 2 लिख दिए, दूसरा में 8 लिख दिए, तो 10 तो यही हो गया। तो तीसरा के लिए 1 ही बच रहा है ना, और 1 ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई और बड़ा रहता, ज्यादा परमाणु संख्या किसी तत्व का रहता, तो भाई तीसरा में जानते हैं क्या होता, 3 का स्क्वायर करते तो 9, 9 दूना 18 लिखना पड़ता, बट यहाँ 18 लिखेंगे तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 को है ही इसमें इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि कोई भी तत्व जो होता है ना, किसी भी तत्व की जो परमाणु होता है, वो चाहता है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये भी चाहेगा सोडियम कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन इसके अंतिम कक्षा में है वैसे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहेगा कि काश हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, यानी यही चीज है कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है, तब जाके इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आइए देखिए अब क्या होगा कि भाई सोडियम का जब परमाणु था तो ये न्यूट्रल था, क्योंकि +11 -11 मिलकर न्यूट्रल हो गया, तो हम बोल दिए कि सोडियम परमाणु जो है उदासीन होता है। लेकिन अगर परमाणु सोडियम का ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, भाई 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो प्रोटॉन तो भाई इसके पास 11 ही है। प्रोटॉन पहले भी 11 था और अभी भी प्रोटॉन 11 है, क्योंकि प्रोटॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन नहीं ले सकता है कोई ना कोई, प्रोटॉन दे सकता है, तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, यानी +11 अभी भी है। चलिए भाई ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है तो +11। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले ही 11 था, लेकिन अब 11 नहीं बचा। 1 इलेक्ट्रॉन भाई साहब दे दिए हैं किसी दूसरे को, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिए तो 11 को नहीं, अब 10 को इलेक्ट्रॉन बचा। तो भाई इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन हो तो ऐसे ही न्यूट्रल है, इसमें ना प्लस ना माइनस ही, तो ऐसे ही न्यूट्रल है। तो अब बताइए तो +11 या -10 तो क्या बचेगा, +1 तो बच जाएगा ना, पहले 0 बच रहा था, तो इसलिए हम कह रहे थे कि भाई न्यूट्रल है, ये उदासीन है परमाणु, लेकिन अब तो +1 बचा। +1 का मतलब धन आवेश। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। आगे बढ़िए जी, अब हम बात करते हैं कि कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित हो जाता है। कैसे ऋणावेशित हो जाता है, समझिए, इस बात को समझिए ध्यान से। क्लोरीन की एग्जांपल से समझाते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। तो इस 17 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 7 होगा, 2, 8, 10, 10, 7, 17। तो भाई इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है अभी भी 17 है, पहले भी 17 था, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ना, ये चाहेगा कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा कि कहीं से एगो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो 7, 1, 8 हो जाएगा। तो अब कहीं से जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो इसके पास पहले से था 17 गो इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया, 18 हो गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है, तो अब देखिए +17 और -18, ये जब दोनों मिलेगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसका मतलब समझे, इस पे माइनस चार्ज आ गया। पहले देखिए 0 बच रहा था, यानी उदासीन था, ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तब क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। आया समझ में। अब इसके बाद आपको समझना है एक और बात इसमें, और ये क्या है, तो यहाँ पे आपको जानना है कि क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये समझिए, एक नया टॉपिक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप इसको चाहें तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन संरक्षण का सिद्धांत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये क्या होता है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे
सोडियम अगर चाहे ना कि हमारे अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन को चलो नष्ट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बर्बाद कर देते हैं, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन नष्ट हो ही नहीं सकता है। और ये चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा। बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, नष्ट नहीं हो सकते, उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मतलब किसी भी पदार्थ को अपना अष्टक जब पूरा करना होता है तो किसी दूसरे पदार्थ से मिलना ही पड़ता है, ताकि उसका हम इलेक्ट्रॉन ले, हम उस हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब हम उसका इलेक्ट्रॉन ले ले, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और फिर जो है अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है जो आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत हम आपको बताएं कि जो आवेश होता है इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएं कि परमाणु विद्युतता उदासीन कैसे होता है, या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित कैसे हो जाता है, या ग्रहण करके ऋणावेशित कैसे हो जाता है, और आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या होता है चालक पदार्थ, यानी गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और क्या होता है विद्युत रोधी पदार्थ, इसके बारे में समझाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।